स्टार्ट करने वाले हैं अपना यूनिट 5 ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका नाम है कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स। ठीक है, सो व्हाट इज कॉन्करेंसी। देखो, जब सेम डेटाबेस को, मान लो कि ये डेटाबेस है और इसको सेम डेटाबेस को बहुत सारे यूजर सेम टाइम पर एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ को कर देंगे कि ये कॉन्करेंट एक्सेस हो रहा है वहाँ पे, कि कॉन्करेंसी चल रही है। ठीक है, एक के बाद एक या फिर साथ में ही बहुत सारे यूजर सेम डेटाबेस से इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब सेम डेटाबेस को, सेम रिसोर्स को बहुत सारे यूजर्स सेम टाइम पर एक्सेस करना चाह रहे होते हैं, तब आता है कॉन्करेंसी कंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल से हमें ये लग रहा है कि इसमें कुछ ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स, उनको मेथड्स हैं जिनकी वजह से हम कंट्रोल कर पाएंगे इस कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन को। ठीक है, सो कॉन्करेंसी कंट्रोल इज अ सेट ऑफ मेथड्स एंड प्रोसीजर्स इन अ DBMS that manages the simultaneous एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो जब एक साथ मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स चल रही होती हैं हमारे डेटाबेस में, तब कॉन्करेंसी कंट्रोल हमें कुछ कुछ मेथड्स प्रोवाइड करता है जिससे हम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, सो डैट कि जो डेटा के अंदर, डेटाबेस के अंदर ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन रखी है वो कंसिस्टेंट हो। ठीक है, एक ट्रांजेक्शन दूसरी ट्रांजेक्शन को इंटरफेयर ना करे। ठीक है, तो ये होता है कॉन्करेंसी कंट्रोल। इसकी नीड क्यों आई? क्योंकि मल्टीपल यूजर्स सेम डेटा को सेम टाइम पर एक्सेस करना चाहेंगे। ठीक है, विदाउट कंट्रोल, बिना कंट्रोल के क्योस हो जाएगा, रॉन्ग रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। मतलब एक DBMS को इंश्योर करके चलना चाहिए कि जो भी कॉन्कर ट्रांजेक्शन्स होंगी इनको एक बारी से रन कराया जाए। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सीरियलाइजेबिलिटी। ठीक है, अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर करेक्टनेस इन कॉन्करेंसी कंट्रोल। ठीक है, तो सीरियलाइजेबिलिटी होनी चाहिए हमारे डेटाबेस में, और उसी को लाने के लिए हमारे पास कॉन्करेंट कंट्रोल मेथड्स हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी अगर कॉन्करेंसी कंट्रोल नहीं होगा? तो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम होगी। इसमें क्या होता है, टू ट्रांजेक्शन्स रीड द सेम डेटा, बोथ मॉडिफाइड एंड वन ओवरराइड्स द अदर्स अपडेट, द फर्स्ट अपडेट इज लॉस्ट। देखो, इसमें क्या हुआ कि मान लो कि कुछ कुछ ट्रांजेक्शन होनी थी। ठीक है, कोई यूज़र 1 आया, उसने उस ट्रांजेक्शन, मान लो कि 300 रुपीज़ थे, अपना काम करके वो उसको 500 करके चला गया। ठीक है, ना T2 यूज़र आया, उसने 500 में कुछ कुछ चेंजेस कर दिए, इसको 600 करके चला गया। ना T1 आया, उसके लिए 600 है, 500 नहीं रहा, दैट इज़ 500 लॉस्ट हो गया। ठीक है, तो जब सेम डेटा को दोनों लोग एक्सेस कर रहे हैं, सेम डेटा को जब दो ट्रांजेक्शन रीड कर रही हैं और फिर साथ में मॉडिफाई भी करे दे रही हैं, तो जो पहला वाला मॉडिफिकेशन होता है, फिर पहला वाला जो डेटा होता है वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी अगर कॉन्करेंसी कंट्रोल नहीं हुआ तो। डर्टी रीड प्रॉब्लम आती है कैसे? ऐसे समझो कि ऐसे ही T1 आया था, T1 ने 500 को चेंज करना चाहा है 600 में। ठीक है, T1 ने करना चाहा है ना, T2 जो है उस 500 को रीड करने आया है, बट अब क्या हुआ, T1 ने 600 में उसको चेंज कर दिया। मान लो कि जब T1 600 में इसको चेंज ही कर रहा था, तभी T2 आ गया रीड करने, तो उसको चेंज वाली अपडेट नहीं दिखेगी, उसको ऊपर वाली ही अपडेट दिखेगी। उसको बोलते हैं डर्टी रीड प्रॉब्लम। ठीक है, इससे क्या हुआ कि T2 ने इनवैलिड डेटा रीड कर लिया। अब सोचो कि T1 जो है रोल बैक कर गया, मतलब फिर से 500 पे आ गया, तो अब जब ये चेंज हो चुका होगा तब T2 600 को रीड करने लग जाएगा, तब 500 को नहीं रीड कर पाएगा। तो कहने का मतलब डर्टी रीड हो रहा है यहाँ पे, अनरिपीटेबल रीड। ठीक है, T1 रीड्स अ वैल्यू, T2 अपडेट्स एंड कमिट्स इट, T1 रीड्स अगेन एंड गेट्स अ डिफरेंट वैल्यू फॉर द सेम आइटम। नाउ फिर से, अब मान लो इसमें क्या हुआ कि T1 ने रीड करके वो चला गया, उसको रीडिंग का काम था, उसने ट्रांजेक्शन, मान लो अकाउंट में उसको ट्रांजेक्शन देखना था, तो उसने 500 देखा और T1 देख के फिर अपना चला गया। ठीक है, नाउ T2 आया, उसने उसको चेंज कर दिया, 500 को 600 में चेंज कर दिया। ना T1 जो रीड करके गया है वो तो 500 ही रीड करके गया है ना, तो अब चेंज करने का क्या फ़ायदा? तो वही हो गया कि सेम आइटम को T1 रीड करके चला गया, T2 आया, उसने चेंज करके वो चला गया, कमिट कर दिया, मतलब कि सेव करके चला गया, वो चेंज करके एंड सेव करके चला गया। ठीक है, अब T1 फिर रीड करने आया तो उसको चेंज मिला, तो इस तरह से अनरिपीटेबल रीड होता है। ठीक है, फैंटम रीड क्या होता है? T1 एग्जीक्यूट्स अ क्वेरी, T1 ने कोई क्वेरी एग्जीक्यूट की। ठीक है, अब T2 ने क्या किया, एक नई रो इंसर्ट कर दी जो क्वेरी से मैच कर रही थी, तो अब T1 री एग्जीक्यूट करेगा, न्यू रोज अपीयर लाइक फैंटम्स। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो कि जब T1 रीड करने आया था, T1 अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट करने आया था, तब हमारे टेबल में
4 रोज थी, ठीक है, वो रीड करके चला गया। ना T2 आया, उसने एक और रो ऐड कर दी, ठीक है। अब T1 फिर रीड करने आएगा तो उसके लिए तो 4 ही उसने रीड की थी ना, लेकिन अब तो ये 5 हो चुकी, मतलब कि उसकी क्वेरी अब 5 रोज के लिए रन होनी चाहिए, तो एक रो एक्स्ट्रा आ गई, तो वो एज एन फैंटम वर्क कर रही है। एक्स्ट्रा रो आ जाने की वजह से उसको अपनी क्वेरी भी अब चेंज करनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो ये सब हुआ कैसे, सेम डेटा पे जब एग्जीक्यूशन हो रहा है तब, ठीक है। तो वही कॉन्करेंसी कंट्रोल मेथड्स यहाँ पे आते हैं। अब लास्ट अपडेट सिनेरियो देख लेते हैं, एक एग्जांपल, ठीक है। बैंक अकाउंट में बैलेंस था 5000, ठीक है। अब T1 आया, उसने 500 निकाल ली, ओके। T2 डिपॉजिट्स 1000। अब T2 जो है उसने, देखो सेम टाइम पे हो रहा है, ये 5000 थे, T1 ने 500 निकाल लिए, ठीक है। T2 जो आया वो डिपॉजिट कर रहा है सेम टाइम पे, तो डिपॉजिट कर रहा है 1000, तो 6000 हो जाएगा, ठीक है। अब T1 क्या करेगा, रीड करेगा, पहले तो बैलेंस रीड किया उसने, फिर वो अपना कैलकुलेशन करेगा और इसको 4500 बना के चला जाएगा। ना T2 आएगा, उसको भी सेम टाइम पे यही दिखेगा, अपना रीड करेगा और उसमें 6000 उसको बनाकर चला जाएगा, ठीक है। ना T1 ने लिखा 4500, T2 ने लिखा 6000, तो फाइनल जो बैलेंस लिखा वो इतना है, ठीक है। पर होना कितना चाहिए था, क्योंकि T1 जो है 500 निकाल के चला गया है, तो ओरिजिनली तो इतना ही होना चाहिए था ना, बट ये शो कर रहा है, शो ये कर रहा है, ठीक है। और करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, अगर 6000 है उसके बाद से 500 निकाले गए हैं तो 5500 करेक्ट आंसर होगा, पर शो हो रहा है 6000, तो सारे इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गए। उसने जो निकाले वो भी इंफॉर्मेशन लॉस्ट, उसने जो ऐड किया वो भी इंफॉर्मेशन लॉस्ट, सारा इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉस्ट अपडेट, कोई अपडेट ही नहीं है, सब कुछ सारे अपडेट्स लॉस्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब एक ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे कॉन्करेंसी कंट्रोल मॉड्यूल लगा है, मतलब कि कुछ कुछ मेथड्स लगे हैं जो कॉन्करेंसी को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे शेयर्ड डेटा है, मतलब कि जो सेम डेटा यूज कर रहे हैं हमारे ट्रांजेक्शन में, ठीक है। अब T1, T2, T3 सब सेम टाइम पे आ गए, बट ये मॉड्यूल क्या करता है, सिर्फ सीरियलाइजेबिलिटी फॉलो करता है, मतलब कि एक एक को जाने देता है। तो पहले ही किसी एक को जाने देगा, फिर उसके बाद दूसरे को जाने देगा, फिर तीसरे को जाने देगा। इस तरह से क्या होगा, लाइन से सब जाएंगे तो वहाँ पे कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। अब सीरियलाइजेबिलिटी क्या होता है, वन एट अ टाइम एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजेक्शन, यानी कि एक टाइम पे एक ट्रांजेक्शन होगा, ये हमारी सीरियलाइजेबिलिटी जो है वो इंश्योर कराती है, ठीक है। तो अब हम कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स पढ़ेंगे। सबसे पहली टेक्निक होती है लॉकिंग टेक्निक, ठीक है। लॉकिंग इज अ मैकेनिज्म वेयर अ ट्रांजैक्शन मस्ट अक्वायर अ लॉक ऑन अ डेटा आइटम बिफोर इट कैन रीड और राइट इट। इसमें क्या होता है, सिंपल सा, कि अगर T1 को कोई ट्रांजैक्शन, मान लो ए ट्रांजैक्शन पे अपना वर्क करना है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले ए पे अपना लॉक लगाना होगा, ठीक है। जब ये लॉक लगा लेगा तभी इस पे एग्जीक्यूशन कर पाएगा, ठीक है। तो लॉकिंग मैकेनिज्म यही होता है कि अगर ट्रांजैक्शन को कोई भी रीडिंग या राइटिंग का काम करना है तो सबसे पहले उस डेटा पे लॉक लगाना होगा, ठीक है। दिस प्रिवेंट्स अदर ट्रांजैक्शन फ्रॉम एक्सेसिंग द सेम आइटम। अब देखो T1 जो है ए पे लॉक लगा देगा, तो अब जो T2 आएगा वो उस उतने टाइम के लिए, जब तक T1 इस पे वर्क कर रहा है उतने टाइम के लिए ए को जो है ये T2 एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। इससे क्या इंश्योर हो जाएगा, डेटा कंसिस्टेंसी, ठीक है। डेटा कंसिस्टेंसी हो जाएगी, भाई शेयर्ड डेटा को सिर्फ एक ही बार एक इंसान यूज करेगा, तो जो चेंजमेंट्स करेगा वो रहेंगे वहां पे, T2 आके वहां पे चेंज नहीं करेगा। टाइप्स ऑफ लॉक देखेंगे। टाइप्स ऑफ लॉक होता है शेयर्ड लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक। अगर शेयर्ड लॉक लगा है तो रीड लॉक उसको कहेंगे, मतलब कि सिर्फ इसमें रीडिंग परफॉर्म कर सकते हैं बस, ठीक है, कोई राइटिंग नहीं कर सकते, ओके। अदर्स कैन ऑल्सो अकर शेयर्ड लॉक। अब देखो कोई और आ जाए, अगर मान लो कि T1 ने ए पे लॉक लगाया है, अब T2 आ रहा है, अगर वो लॉक जो है वो शेयर्ड लॉक है तो T2 भी उस पे आके शेयर्ड लॉक लगा सकता है, ठीक है। मल्टीपल रीडर्स अलाउड साइमल्टेनियसली। इसका कहने का मतलब है कि अगर रीडिंग वाला लॉक लगा है, यानी सिर्फ रीडिंग का काम करना है, तो सेम डेटा को 2 या 2 से ज़्यादा रीडर्स रीड कर सकते हैं अगर शेयर्ड लॉक लगा है तब। अगर एक्सक्लूसिव लॉक लगा दिया तो इसको हम राइटिंग लॉक भी कहते हैं, इसमें रीड और राइट दोनों हो सकता है। अब इसमें अगर ये लगा है एक्सक्लूसिव लॉक, तो जो सेकंड ट्रांजैक्शन यानी इस बार T2 ट्रांजैक्शन जो है वो इस पे लॉक नहीं लगा सकेगा, सिर्फ T1 को ही एग्जीक्यूशन करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो अब लॉकिंग टेक्निक्स देख लेते हैं, कितने सारे लॉक्स लगा सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। तो पहला टेक्निक है 2PL टेक्निक, यानी कि टू फेज लॉकिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है, ये प्रोटोकॉल है,
इसमें क्या होता है, अ ट्रांजैक्शंस लाइफ इज स्प्लिट इनटू 2 फेजेस, मतलब जो अगर ट्रांजैक्शन होना है तो उसको 2 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। ग्रोइंग फेज में क्या होता है, फेज में लॉक्स जो है रिक्वायर किए जाते हैं, अक्वायर किए जाते हैं, मतलब कि लॉक्स लगाने वाला जो फेज होता है, अगर T1 को कोई काम करना है तो सबसे पहले वो लॉक लगाएगा, तो जो लॉक लगाने भर का काम होता है वो आ जाता है ग्रोइंग फेज में। नेक्स्ट इज श्रिंकिंग फेज, इसमें क्या होता है, अब जो लॉक्स लगा लिए उसने वर्क कर लिया, अब आएगा श्रिंकिंग फेज, यानी कि लॉक्स को हटा दो, रिलीज कर दो, ठीक है। दिस गारंटीज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, मतलब कि इससे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी जो है वो गारंटी हो जाती है, मतलब कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो कंट्रोल हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ग्रोइंग फेज में क्या होता है, तो ट्रांजैक्शन अक्वायर रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट करता है लॉक्स, ठीक है। इट कैन नॉट रिलीज एनी लॉक ड्यूरिंग दिस फेज, यानी कि ग्रोइंग फेज में सिर्फ अक्वायरिंग ही होती है, जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो लॉक्स को अक्वायर करता है। श्रिंकिंग फेज में क्या होता है, द ट्रांजैक्शन रिलीजेस लॉक्स, यानी कि एक बार उसका काम हो गया तो वो इस टाइम पे, मतलब श्रिंकिंग फेज में क्या करेगा, सारे लॉक्स को रिलीज कर देगा, ठीक है। अब जब वो रिलीजिंग कर रहा है तब कोई नया लॉक जो है वो अक्वायर नहीं कर सकता, और जब वो अक्वायर कर रहा है तब किसी को रिलीज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये मिक्स नहीं होगा उसमें, ओके। पॉइंट वेयर द लास्ट लॉक इज अक्वायर्ड कॉल्ड लॉक पॉइंट, जब जो मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे लास्ट लॉक को अक्वायर किया जाता है ट्रांजैक्शन के द्वारा, तो उस वाले पॉइंट को बोलते हैं कि ये लॉक पॉइंट है, ओके। 2PL गारंटी सीरियलाइजेबिलिटी बट कैन कॉज डेडलॉक्स, लेकिन यहाँ पे डेडलॉक्स आ सकते हैं, ठीक है। इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। अब मान लो कि ट्रांजैक्शन जो है वो बिगिन कर रहा है, T1 जो है वो आया है, अपना काम करने जा रहा है, ओके। जिसकी सबसे पहली फेज होगी ग्रोइंग फेज, यहाँ पे जो है T1 सारे लॉक्स को अक्वायर करेगा, ठीक है, रिलीज नहीं कर सकता एक को भी, ओके। फिर उसके बाद लॉक पॉइंट आएगा, यानी कि सबसे लास्ट वाला जो लॉक है वो अक्वायर किया जाएगा, ठीक है, यानी कि अब तक सारे जो लॉक्स नीडेड हैं वो सारे अक्वायर हो चुके होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वो अपना ऑपरेशन करेगा, जो भी उसको रीडिंग राइटिंग परफॉर्म करना है, ठीक है, यानी जो लॉग्ड डेटा है उस पर अपना काम करेगा। नाउ श्रिंकिंग फेज आएगा, जैसे ही उसका काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद श्रिंकिंग फेज में जाएगा, जिसमें वो सारे लॉग्ड डेटा को रिलीज कर देगा, ठीक है। अब जब वो रिलीजिंग करेगा तब वो नए लॉक्स को अक्वायर नहीं कर सकेगा, ठीक है। उसके बाद जब अक्वायरिंग भी हो गई, काम भी हो गया, रिलीजिंग भी होगी, उसके बाद जो है ट्रांजैक्शन कमिट होगा, यानी कि सेव होगा, ठीक है। इसकी कुछ वेरिएंट्स हैं, यानी कि कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप है बेसिक 2PL, ये बेसिक सा होता है, इसमें क्या होता है, 2 phases as described above, lock released any time during shrinking, मतलब कि इसमें सिंपली 2 फेजेस होते हैं, ओके। लॉक जो है रिलीज कर दिया जाता है किसी भी टाइम में, अगर श्रिंकिंग का फेज आ गया है तो लॉक जो लगा हुआ है वो कभी भी रिलीज किया जा सकता है, ठीक है। ये सिर्फ सीरियलाइजेबिलिटी को ही इंश्योर करता है। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव 2PL, ये क्या करेगा, ऑल लॉक्स अक्वायर्ड बिफोर द ट्रांजैक्शन बिगिंस एग्जीक्यूशन, यानी कि जब तक एग्जीक्यूशन होने वाला होता है तब तक सारे लॉक्स जो हैं अक्वायर कर लिए जाते हैं, तभी एग्जीक्यूशन होता है। अगर मान लो कि T1 को 4 डेटा पे काम करना था, उसने 3 डेटा पे लॉक लगा दिया बट चौथे डेटा पे लॉक नहीं लगाया है, तब तक वो एग्जीक्यूशन में नहीं जाएगा जब तक वो चौथे वाले पे भी लॉक ना लगा ले, ठीक है। इससे क्या होगा, डेडलॉक नहीं आएगा और सीरियलाइजेबिलिटी जो है वो तो मिलेगी ही, डेडलॉक से भी ये फ्री हो जाएगा। बट ये इम्प्रैक्टिकल है, मतलब कि ये सिर्फ लॉजिकल है, इसको हमने प्रैक्टिकली अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। एक्सक्लूसिव लॉक्स हेल्ड अंटिल ट्रांजैक्शन कमिट्स और अबॉर्ट्स, मतलब कि जब तक ट्रांजैक्शन कमिट नहीं होगा एक्सक्लूसिव जो लॉक्स हैं वो लगे रहेंगे, ठीक है। लगे रहेंगे कहने का मतलब रिलीजिंग नहीं होगी एक्सक्लूसिव लॉक का। इसमें क्या होगा, प्रिवेंट्स कैस्केडिंग रोलबैक्स, ये रोलबैक्स जो कैस्केडिंग रोलबैक्स होते हैं उसको प्रिवेंट कर देगा। मोस्ट वाइडली यूज, जिसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, 2PL, ऑल लॉक्स शेयर्ड एंड एक्सक्लूसिव हेल्ड अंटिल कमिट अबॉर्ट, यानी कि जब तक कमिट नहीं होता या फिर अबॉर्ट नहीं हो जाता तब तक सारे लॉक्स जो हैं वो लगे रहते हैं, हेल्ड, ठीक है। सिंपलेस्ट टू इम्प्लीमेंट, इसमें सीरियलाइजेबिलिटी जो है वो गारंटीड होती है, इसको हम सिंपली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जब 2PL एक्शन में होता है, ओके। अब T1 जो है रीड करना चाहता है A आइटम को और राइट करना चाहता है B को, मतलब कि T1 को काम करना है A पे और B पे, ओके। ग्रोइंग फेज में क्या होगा, देखो रीडिंग का काम है तो S लॉक से इसका काम चल जाएगा, S लॉक यानी कि शेयर्ड लॉक, ठीक है, सिर्फ रीडिंग का ही काम है इसलिए, तो इसने S लॉक लगा दिया A पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट X लॉक लगाएगा वो B पे, यानी एक्सक्लूसिव लॉक लगाएगा, क्योंकि उसमें राइटिंग भी इस बार परफॉर्म करनी है, ठीक है। जैसे ही वो B पे लॉक लगाएगा लॉक पॉइंट आ जाएगा, कहने का ये इसका लास्ट वाला लॉक था। T1 राइट्स B यूजिंग वैल्यू फ्रॉम A, अब वो A से रीड करेगा और राइटिंग परफॉर्म कर देगा B में, ठीक है। अब फिर श्रिंकिंग फेज आएगा, T1 जो है अब रीडिंग का काम हो चुका ना, तो रीडिंग हो गया, अब उसको
रिलीज कर देगा जो एस लॉक उसने ए पे लगा रखा है। ऐसे ही फिर जब उसने राइटिंग भी परफॉर्म कर ली, अब वो जो करेगा एक्स लॉक जो है वो भी रिलीज कर देगा, ठीक है। उसके बाद कमिट हो जाएगा, कमिट मतलब कि सेव कर देगा अपने जो भी अपडेट उसने किए, ठीक है। नाउ डेडलॉक देखते हैं कैसे आता है। A deadlock occurs when two or more transactions are waiting for each other to release locks, creating a circular wait with no transaction able to proceed। मतलब कि इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं बचती है। कहने का मतलब कि अगर T1 को A से काम था तो उसने मान लो A पे लगा दिया एक्सक्लूसिव लॉक, ठीक है। ऐसे ही अब T2 को B पे काम था, इसने इस पे लगा दिया एक्सक्लूसिव लॉक। अब मान लो T1 को A पे जब वो काम कर रहा था तो B का भी जरूरत पड़ा, यानी कि उसने B के लिए रिक्वेस्ट भेज दी, ठीक है, पर अक्वायर कर रखा है इसने ए को। ऐसे ही सेम T2 जो है उसने ए के लिए रिक्वेस्ट भेजी और अक्वायर कर रखा है बी को, यानी कि T2 ना बी को छोड़ रहा है ना T1 ए को छोड़ रहा है, और अब T2 को ए चाहिए और T1 को बी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वेट हो जाएगा, क्योंकि कोई किसी को छोड़ ही नहीं रहा, इसलिए वेटिंग फेज में चला जाएगा और ये इनडिफिनिट वेट टाइम हो जाएगा इन लोगों का, जहाँ पे डेडलॉक आ जाएगा, ठीक है। इसको अब देख लेते हैं अच्छे से। T1 holds X lock on A, वेट्स फॉर एक्स लॉक ऑन बी, मतलब कि उसने ए को अक्वायर कर लिया है, अब बी के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। ना T2 ने क्या किया है, बी पे अपना होल्ड कर रखा है, लेकिन वो वेट कर रहा है ए के लिए, ठीक है। अब दोनों वेट कर रहे हैं लेकिन अक्वायर भी कर रखे हैं, जो अक्वायर्ड है उनको वो रिलीज भी नहीं कर रहे हैं, यानी कि कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं रही। तो जब प्रोग्रेस नहीं हो रही है और सर्कुलर वेट दिख रहा है तब वहाँ पे डेडलॉक हो जाता है, ठीक है। इसको हम कैसे देखें कि कहाँ पे डेडलॉक हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए होते हैं, देखो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होता है, वहां से भी हमें डेडलॉक पता चल जाता है। नेक्स्ट एक मेथड होता है वेट फॉर ग्राफ, उससे भी पता चल जाता है। वेट फॉर ग्राफ में जहां भी साइकिल अगर दिख जाए तो वहां पे पक्का है कि डेडलॉक है, ठीक है। तो वही यहाँ पे देख लो कि साइकिल है, सर्कुलर वेट है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे डेडलॉक है, ठीक। T1 ने ए को होल्ड कर रखा है पर वेट किसके लिए कर रहा है, बी के लिए, ठीक। अब T2 ने बी को होल्ड कर रखा है पर वेट किसके लिए कर रहा है, ए के लिए, ठीक। तो इसने इसको वेट करा रहा है, ये इसके लिए वेट कर रहा है, तो ये हमको मिल गई साइकिल यहाँ पे, तो ये हो गया यहाँ पर डेडलॉक, ठीक है। अब डेडलॉक को मेथड मतलब जो इसको हैंडल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये डेडलॉक आ गया तो नो प्रोग्रेस होगी और प्रोग्रेस रुक जाएगी, तो उसको हम प्रिवेंट कैसे करें या फिर रोकें कैसे। तो सबसे पहले तो प्रिवेंशन ही करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिवेंशन करते हैं। ये इंश्योर कराता है कि जो अगर सिस्टम है वो कभी भी डेडलॉक में जाए ही ना, मतलब कि डेडलॉक आने से पहले ही उसको ना आने दिया जाए, ठीक है। तो यूज ऑर्डरिंग ऑफ डेटा आइटम्स, यहाँ पे डेटा आइटम्स को ऑर्डर में लगा दिया जाता है। ऑलवेज अक्वायर लॉक्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, एक फिक्स्ड ऑर्डर में लॉक्स को अक्वायर कराया जाता है, ठीक है। या फिर टाइम बेस्ड स्कीम्स होती हैं, मतलब कि टाइम बेस्ड स्कीम यानी कि अगर जो हमें वेटिंग करानी भी है तो वो इनफाइनाइट वेटिंग में नहीं जाएगा, बाउंडेड वेट्स होंगे वहाँ पे, या फिर वेट और डाई होगा, ठीक है। या तो वेट करो या फिर अबॉर्ट करके अपना दूसरा वर्क करने चले जाओ, ठीक है। तो इस तरह से हम डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब डेडलॉक आ गया है तो उसको सबसे पहले डिटेक्ट करना पड़ेगा। तो डिटेक्शन किस लिए कैसे होता है, वेट फॉर ग्राफ से भी हो सकता है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही डिटेक्ट हो जाए तब क्या करो, एक ट्रांजेक्शन को वापस भेज दो, अबॉर्ट कर दो, ठीक है। उसको अबॉर्ट कर दो तो क्या होगा कि साइकिल ब्रेक हो जाएगी, जैसे ही साइकिल ब्रेक हो जाएगी हमारा डेडलॉक जो है वो खत्म हो जाएगा। अब किसको अवॉइड करना है, जो विक्टिम है जिसकी वजह से सारे जो है डेडलॉक में फंसे पड़े हैं, ठीक है। तो उस मेन वाले ट्रांजेक्शन को अवॉइड करा दो, जिससे सारे और ट्रांजेक्शन जो है वो फ्री हो जाएंगे, अपना काम कर लेंगे, ठीक है। डेडलॉक अवॉइडेंस मतलब कि डेडलॉक को अवॉइड भी कर सकते हैं। यूज ट्रांजेक्शन एज टाइम स्टैम्प्स, मतलब कि टाइम स्टैम्प यूज करो कि इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही ट्रांजेक्शन हो जाना चाहिए। अगर ना हो तो या तो ट्रांजेक्शन को वेट कराने के लिए वेटिंग क्यू में भेज दो, या तो रोल बैक कर दो। रोल बैक मतलब कि फिर से शुरू करवाओ उसकी ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब इसमें दो अप्रोचेज आती हैं अवॉइड करने में, दैट इज वेट डाई बाउंड वेट। बाउंड वेट कहने का मतलब बाउंडेड वेट होगा, एक फाइनाइट वेटिंग होगी, इतनी देर तक वेट करना है, फिर आपको अक्वायरिंग जो लॉक को अक्वायर करने वाला वो टाइम में वो मिल जाएगा कि हाँ अब अक्वायर कर लो लॉक को, ठीक है। वेट डाई क्या होगा कि इतने बाउंडेड वेट तक वेट करो, अगर अक्वायरिंग हो रही है तो करो एंड अपना फर्दर प्रोसेसिंग करो, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है, अक्वायर नहीं हो रहा है लॉक, तो अपना रोल बैक करो या तो अबॉर्ट हो जाओ, ठीक है। दो स्कीम्स थी वेट डाई, इसमें क्या होगा, जो ओल्डर ट्रांजेक्शन है यानी जो पहले से ही आया हुआ ट्रांजेक्शन है वो वेट कर रहा है, ठीक है। उसने कुछ कुछ लॉक्स ले रखे हैं पर उस दूसरे लॉक्स के लिए वो वेट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर उसके बाद जाकर कोई आया है, यानी नया नया जो ट्रांजेक्शन आया है,
अगर जो ओल्डर वाला है जो वेट कर रहा है तो अब जो नया वाला आया है उसको हटा दिया जाएगा, रोल बैक कर दिया जाएगा। ठीक है, अकाउंट वेट में क्या होता है, अगर ओल्डर वाला वेट कर रहा है तो अगर कोई नया वाला ट्रांजेक्शन आ गया है तो ये क्या करेगा कि नए वाले ट्रांजेक्शन से अपना जो भी उसको लॉक लेना है फोर्सफुली वो ले लेगा, यानी ये प्रीएम्प्टिव होता है। ठीक है, और इसको फिर रोल बैक के लिए भेज देगा, यानी वेटिंग के लिए भेज देगा। ठीक है, एक स्कीम देखते हैं दैट इज वेट और डाई। ठीक है, इसमें क्या होगा, T1 टाइम स्टैम्प है इसका 5। ठीक है, और ये ओल्डर है यानी पहले आया था। ठीक है, T2 जो है इसका टाइम स्टैम्प है 10 और ये बाद में आया है, मतलब अभी नया नया आया है। ठीक है, अब दोनों को कौन सा आइटम चाहिए, X, लेकिन T2 ने क्या कर रखा है, X को होल्ड कर रखा है। तो अब T1 जो ओल्डर है वो क्या करेगा, T1 इज अलाउड टू वेट फॉर T2 टू रिलीज X, क्योंकि ये वेट और डाई स्कीम है तो यहाँ पे फोर्सफुली हम T2 से TX लेकर T1 को नहीं दे सकते। ठीक है, इसीलिए T1 जो है वो वेट करेगा जब तक T2 रिलीज ना कर दे X को। ठीक है, नाउ T3 टाइम स्टैम्प 15 यंगेस्ट, यानी आप मान लो कि T3 आ गया, अब इसको भी X चाहिए लेकिन X को किसने होल्ड कर रखा है, T2 ने होल्ड कर रखा है। तो अब जो T3 है वो रोल बैक कर जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी एक T1 जो है वो वेट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए T3 अब जो है वो वापस चला जाएगा, रोल बैक करेगा। ठीक है, दिस प्रिवेंट्स डेडलॉक, यंगर ट्रांजेक्शन नेवर वेट फॉर ओल्डर वंस। ठीक है, तो ये जो होता है मतलब इससे डेडलॉक रुक जाता है, जो यंगर ट्रांजेक्शन होती है वो ओल्डर के लिए कभी वेट नहीं करते हैं कि वो रिलीज करें अपना लॉक को। ठीक है, टाइम स्टैम्पिंग प्रोटोकॉल्स फॉर कंकरेंसी कंट्रोल। अब देखो पहले लॉकिंग वाले थे, अब हम पढ़ रहे हैं टाइम स्टैम्प वाले। ठीक है, टाइम स्टैम्प बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल इज नॉन लॉकिंग मैटर, मतलब इसमें हम लॉक वॉक कुछ नहीं लगाते। इसमें हर ट्रांजेक्शन के पास एक यूनिक टाइम स्टैम्प होगा। ठीक है, जैसे ही वो बिगिन होगा, जो ट्रांजेक्शन आएगा वो बिगिन होगा तो उसको एक यूनिक टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। ठीक है, अब डीएमएस क्या है, यही टाइम स्टैम्प्स को यूज करेगा सो डैट की जो ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं उसको वो ऑर्डर में लगा सके। ठीक है, अब वो क्या क्या डिसाइड करेगा कि हमें उसको रीड राइट कराना है या रोल बैक कराना है या फिर उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देना है या तो उसको रीस्टार्ट करवा देना है, दैट इज रोल बैक करा देना है। तो ये सब डिसाइड करेगा डीबीएमएस, और ये भी किस बेसिस पे डिसाइड होगा, टाइम स्टैम्प के बेसिस पे। जब कोई ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होता है तब उसको टाइम स्टैम्प मिल जाता है। ठीक है, उस बेसिस पे होगा। एवरी ट्रांजेक्शन टीआई इज असाइंड अ यूनिक टाइम स्टैम्प। ठीक है, उसको एक यूनिक टाइम स्टैम्प मिल जाता है जो भी ट्रांजेक्शन आया है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो व्हेन इट स्टार्ट्स यूजुअली द सिस्टम क्लॉक्स और अ काउंटर, तो उनको टाइम स्टैम्प किस तरह से मिलता है, या तो सिस्टम क्लॉक से मिल जाता है, यानी सिस्टम यानी जो हमारा सीपीयू या फिर जो भी सिस्टम चल रहा है उसकी जो क्लॉक है उसके हिसाब से टाइम स्टैम्प मिलेगा, या तो काउंटर ही उसको एक कुछ टाइम स्टैम्प प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, ईच डेटा आइटम एक्स मेंटेन्स 2 वैल्यूज, जो भी डेटा है उसके पास 2 वैल्यूज मेंटेन होकर चलती हैं। फर्स्ट वन इज रीड टाइम स्टैम्प, मतलब कि रीडिंग वाला जो टाइम स्टैम्प होगा। The largest time stamp of any transaction that successfully read X, यानी कि होता है WTS, the largest time stamp of any transaction that successfully wrote X। ठीक है, तो जो भी X को सक्सेसफुली रोड कर चुका है तो उसका जितना टाइम लगा होगा वो WTS में चला जाता है रिकॉर्ड, और X आइटम को जिसने भी रीड किया होगा लॉन्गेस्ट टाइम में, उस लॉन्गेस्ट टाइम स्टैम्प को रख दिया जाता है RTS में। ठीक है, The goal is to ensure that all reads and writes happen in the timestamp order, मतलब कि जो टाइम स्टैम्प के ऑर्डर्स हैं उन्हीं ऑर्डर्स में रीड और राइट सारे हो जाएं। ठीक, older transactions should not read write data modified the newer ones, यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर जो नए ट्रांजेक्शन्स आए हैं वो डेटा को मॉडिफाई कर चुके हैं, अब जो ओल्डर ट्रांजेक्शन्स थे जिनको ओल्ड वाले पे काम करना था, यानी अपडेटेड पे काम नहीं करना था, अपडेटेड वाले ओल्ड पे काम करना था, तो अगर ओल्ड पे काम करना था तो ये इंश्योर करा देता है कि ओल्ड वाले ओल्ड ट्रांजेक्शन को ही पाए, मतलब ओल्ड डेटा ही मिले उसको, और जो न्यू वाले आए उनको न्यू ही वाला मिले। ठीक है, ऐसा नहीं होगा जो ओल्ड ट्रांजेक्शन से उनको न्यू वाला डेटा मिल जाए। नो लॉक्स आर यूज, इसमें कुछ लॉकिंग वाला काम नहीं होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व बाय रोलिंग बैक अबॉर्टिंग, यानी कि इसमें लॉकिंग से कोई काम नहीं होता है, इसमें होता है रोलिंग बैक। ठीक है, अ ट्रांजेक्शन एंड रीस्टार्टिंग इट विद अ न्यू टाइम स्टैम्प, इसमें रोलिंग बैक होगा यानी कि फिर से स्टार्ट करो और अपना टाइम स्टैम्प नया नया लेकर आओ। ठीक है,
कैसे असाइनमेंट होता है इसका, टाइम स्टैम्प का देखते हैं। तो T1 जो है वो 100 पे आया, T2 जो है 120 पे आया, T3 जो है 150 पे आया, ठीक है। यहाँ पे लगा है टाइम स्टैम्प जनरेटर, तो T1 को क्या मिलेगा 100, T2 को मिलेगा 120, T3 को मिलेगा 150 और सबसे ओल्डेस्ट कौन है T1, ठीक है। तो इस तरह से टाइम स्टैम्प सबको मिलते हैं, ओके। अब कैसे ऑर्डरिंग होगी, ठीक है। तो अगर मान लो कोई T है ट्रांजैक्शन जिसको रीड और राइट करना है X डेटा को, तो सबसे पहले तो पहचाना जाएगा कि रीडिंग करनी है कि राइटिंग करनी है। अगर रीडिंग करनी है तो ये सारा काम होगा, अगर राइटिंग करनी है तो ये काम होगा। अब रीडिंग में क्या होता है, सबसे पहले इसमें देखना होता है कि जो उसको टाइम स्टैम्प मिला है वो WTS से छोटा हो, यानी ओल्डर देन द लास्ट राइट। अगर जो लास्ट में राइट करके चला गया है, डेटा को जो लास्ट में राइट करके अभी चला गया है, उस लास्ट वाले राइटिंग का जो टाइम स्टैम्प था उससे जो अभी आया है वो छोटा है कि बड़ा है, वो देखा जाएगा। अगर वो छोटा है तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाएगा कि मतलब फिर से रोल बैक करो, स्टार्ट करो, ठीक है। अगर वो छोटा नहीं है, मतलब कि जो टाइम स्टैम्प आया है वो बड़ा है जो अभी लास्ट राइट हुआ है उसके टाइम स्टैम्प से, ठीक है, तब क्या होगा कि वो उसको अलाउ कर देगा रीडिंग के लिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगर राइट होगा तो क्या होगा, चेक होगा कि जो टाइम स्टैम्प अभी आया है वो RTS यानी कि जो अभी रीड करके गया है उससे छोटा है कि नहीं, प्लस वो एक और चीज चेक करेगा कि जो अभी राइट करके गया है उससे छोटा है कि नहीं। अगर दोनों से छोटा है तब अबॉर्ट हो जाएगा, यानी फिर से स्टार्ट करो। अगर उनसे बड़ा है तब जाके उनको अलाउ किया जाएगा राइटिंग का, ठीक है। अबॉर्टेड ट्रांजैक्शंस रीस्टार्ट विद अ न्यू टाइम स्टैम्प न्यूअर देन द करंट टाइम रीट्राई, ठीक है। तो जो अबॉर्ट कर दिए जाते हैं, जिनका अबॉर्ट हो गया वो शुरुआत से शुरू करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एक T1 है एक T2 है। T1 का जो टाइम स्टैम्प है वो 100 है, T2 का 200 है। और एक डेटा है जिसका जो अभी अभी राइट करके उसको गया है वो था 150 और जो अभी अभी उसको रीड करके गया है उसका था 180, ठीक है। और जब अब आए हैं जो वो देखो 100 और 200 वाले, ठीक है। अब T1 के लिए क्या होगा, जिसके लिए 100 है, अब इसको रीड करना है। तो अगर इसको रीड करना है तो यस कंडीशन के लिए इसका टाइम स्टैम्प इसके RTS से बड़ा होना चाहिए, लेकिन जब उसको रीड करना था, लेकिन T1 जो है वो छोटा हो गया WTS से, WTS 150 है, इसका 100 है, छोटा हो गया। T1 इज रीडिंग अ वैल्यू दैट वाज ओवर रिटन बाय अ न्यूअर ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो अब इसमें अबॉर्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू बड़ी नहीं थी, ओके। अब T2 आया, उसको रीड करना है X से, तो X का जो RTS है उससे T2 का जो TS है वो बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे X के WTS से, WTS मतलब कि RTS WTS दोनों सेम लेकर चलेंगे क्योंकि रीड करने वाला है यहाँ पे, तो RTS होना चाहिए। RTS जो 150 है, T2 का जो 200 है बड़ा है, तो इसको अलाउ कर दिया जाएगा और ये अपडेट करके फिर जाएगा, ठीक है। अब T2 जो है वो राइट करना चाहता है, तो अगर राइट करना चाहता है तो इसमें WTS और RTS दोनों बड़े होने चाहिए। तो इस समय दोनों बड़े हैं, देखो WTS उसका 180 है, RTS उसका 150 है और T2 का जो TS है वो 200 है, दोनों से बड़ा है, इसलिए उसको अलाउ कर दिया जाएगा और ये अपडेट करके फिर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद TS जो T1 है वो अपना नया TS लेकर आएगा और फिर उसका कंपैरिजन वगैरह होगा, फिर किया जाएगा, ठीक है। इसका एडवांटेज है कि इसमें डेडलॉक नहीं हुआ, ठीक है, स्टारवेशन भी नहीं हुआ, ठीक है। और ये सिंपल कर सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्गर ट्रांजेक्शन्स में बी अबॉर्टेड एंड रीस्टार्टेड रिपीटेडली, मतलब कि जो बड़ी बड़ी लंबी ट्रांजेक्शन्स होती है इनको टाइम लग सकता है और इसलिए इनको अबॉर्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें जितने अबॉर्शन होंगे, मतलब कि जितना इसको अबॉर्ट किया जाएगा उतने इसके रोल बैक्स होंगे, यानी कि रोल बैक का जो ओवरहेड है, मतलब उसका डेटा स्टोर करना ओवरहेड हो जाएगा उधर। नॉट ऑलवेज प्रैक्टिकल फॉर रियल टाइम सिस्टम्स, यानी जो रियल टाइम सिस्टम्स है इसमें ये हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी कंट्रोल, ठीक है। वैलिडेशन बेस्ड में क्या होता है, इट इज अ मेथड वेयर ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट फ्रीली विदाउट एनी लॉकिंग और रेस्ट्रिक्शन। इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं फ्रीली एग्जीक्यूट होते हैं, ना ही लॉकिंग होगा ना ही कोई रेस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। ओनली एट द एंड कमिट टाइम इज द ट्रांजैक्शन वैलिडेटेड टू चेक इफ इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर ट्रांजैक्शन। ये अपना पूरा प्रोसेसिंग करेगा एंड लास्ट में चेक किया जाएगा जब कमिट करने का टाइम आएगा, यानी जो अपडेशन किया है उसको सेव करने का टाइम जब आएगा
तब किया जाएगा चेक कि उसके कमिट करने से दूसरे ट्रांजेक्शन्स जो है उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं आएंगे। अगर कमिट करते टाइम जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स हमारी लाइन में खड़े हैं उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है, अगर कॉन्फ्लिक्ट फाउंड किए जाते हैं तब उस ट्रांजेक्शन को फिर से रोल बैक कर दिया जाएगा। ठीक है, रोल बैक करने का मतलब उसको अबॉर्ट करके फिर से उसको पीछे भेज दिया जाएगा, उसको फिर से अपना पूरा ट्रांजेक्शन दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है तब जो है वो अपडेशन जो भी सेव कर दिया जाएगा सक्सेसफुली। ठीक है, अब ये ऑप्टिमिस्टिक क्यों है? मोस्ट ट्रांजेक्शन इन प्रैक्टिस डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, क्योंकि जितनी ट्रांजेक्शन्स हैं अगर वो अपना काम कर चुके हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे दूसरों को। ठीक है, सो इट इज ऑप्टिमिस्टिक टू अज्यूम नो कॉन्फ्लिक्ट विद अकर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यानी कि ये हम लोगों से एज्यूम कराया जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएंगे जब T1 या फिर T2 कोई भी ट्रांजेक्शन हमारा एग्जीक्यूशन में है तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच हो गया, हम पहले से ही अज्यूम कर रहे हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट अर्ली वाया लॉक्स, हम इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको पहले ही रोक सकते थे लॉक्स की हेल्प से। वी अलाउ ट्रांजेक्शन टू रन फ्रीली, हम बिना रोके बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के ट्रांजेक्शन को अलाउ कर देते हैं कि वो फ्रीली अपना रन करे। ठीक है, एंड एट द लास्ट जब सब कुछ एग्जीक्यूशन हो जाता है और कमिट करने का टाइम आता है तब हम चेक करते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, इससे क्या होगा, लॉक इन ओवरहेड जो है वो खत्म हो जाएगा, हमें कोई लॉकिंग वाला जो डेटा है उसको सेव करके नहीं चलना पड़ेगा, और ये पूरा एफिशिएंट है क्योंकि इसमें हम पहले से ही मान के चलते हैं कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा एग्जीक्यूशन के वक्त। ठीक है, बेस्ट सूटेड फॉर रीड हैवी वर्कलोड्स और इन्वायरमेंट्स वेयर ट्रांजेक्शंस रियली टच द सेम डेटा। ठीक है, तो ये रीड हैवी वर्कलोड्स में और इन्वायरमेंट्स में बहुत ही अच्छे से सूट करेगा क्योंकि इसमें रियली ही शेयर्ड डेटा पे वर्क होता है। ठीक है, अब वैलिडेशन प्रोटोकॉल के 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज इज रीड प्रोटोकॉल, मतलब रीड फेज। सेकंड फेज है वैलिडेशन फेज। लास्ट राइट वाला जो फेज है उसको हम राइट फेज कहते हैं। ठीक है, अगर रीड फेज है तो इसमें एग्जीक्यूशन होगा, रीडिंग होगा। ठीक है, वैलिडेशन फेज है तो इसमें चेक होगा कि जो अपनी अदर ट्रांजेक्शन है उनसे कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं क्रिएट होगा एग्जीक्यूशन के वक्त। राइट फेज में क्या होगा कि अगर वैलिडेशन जो है वो वैलिड हो गया यानी कि नो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो अपना डेटाबेस में वो राइटिंग परफॉर्म कर देगा। ठीक है, बट अगर मान लो इनवैलिड निकल गया तो उसको अबॉर्ट कराना पड़ जाएगा, दैट इज रोल बैक होगा वो। ठीक है, तो फेज 1 है रीड फेज। द ट्रांजेक्शन रीड्स डेटा वैल्यूज फ्रॉम द डेटाबेस, इसमें डेटाबेस से वो रीडिंग कर लिया अपना। ऑल राइट परफॉर्म्स ऑपरेशंस आर परफॉर्म लोकली, यानी लोकली जो है टेम्परेली अपना राइटिंग वाला जो काम है वो होता रहेगा। द डेटाबेस इज नॉट मॉडिफाइड येट, यानी कि अभी हमारा डेटाबेस जो है वो मॉडिफाई नहीं किया गया है, अभी जो टेम्परेली हमारा राइटिंग का काम चल रहा है। ठीक है, द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स इट्स रीड सेट, ऑल आइटम्स इट रीड, राइट सेट, ऑल आइटम्स इट इंटेंड्स टू राइट, मतलब कि हमारा रिकॉर्ड मेंटेन होकर चलता है कि कौन सा ट्रांजेक्शन कितना रीडिंग किया है, मतलब कौन कौन से आइटम को रीड किया है, एंड उसका एक राइट सेट मेंटेन करके चलता है कि कौन कौन से उसको राइटिंग परफॉर्म करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट फेज है फेज 2, यानी जब ट्रांजेक्शन फेज 2 में एंट्री करेगा तब चेक होगा कमिट करने के टाइम पे कि द डीबीएमएस वो चेक करेगा कि एग्जीक्यूटिंग ट्रांजेक्शंस राइट्स वुड वायलेट सीरियलाइजेबिलिटी, मतलब कि अब चेक होगा कि जो हमारा ट्रांजेक्शन है जो राइटिंग परफॉर्म कर रहा है उसके राइटिंग से कहीं सीरियलाइजेबिलिटी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा या फिर कोई अदर कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो आ तो नहीं रहे, कहीं डेडलॉक या फिर कुछ भी आ तो नहीं रहा। ठीक है, ये चेकिंग होगी। इट कंपेयर्स द ट्रांजेक्शंस रीड सेट राइट सेट। ठीक है, यानी कि अब जो ट्रांजेक्शन है उसके रीडिंग सेट और राइट सेट को कंपेयर किया जाएगा, किससे? जो अभी अभी कमिट करके चले गए उनसे। ठीक है, अब जब ये कंपैरिजन होगा तब पता चलेगा कि वैलिड है कि नहीं। वैलिड कब होगा? जब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इनवैलिड कब होगा? जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो अब राइट फेज में क्या होगा कि वैलिडेशन सक्सीड हो गया, यानी कि वो वैलिड निकल गया। तो द लोकल राइट्स, मतलब जो भी उसने लोकली टेम्परेली लिख रखा था उसको अब डेटाबेस में परमानेंटली लिख दिया जाएगा। ठीक है, अगर वैलिडेशन फेल हो गया यानी कि वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, कोई इनवैलिड निकल गया, तो अगर वो इनवैलिड निकल गया तो उसको अबॉर्ट कर दिया जाएगा और उसको स्क्रैच से रोल बैक करा दिया जाएगा, पहले शुरू से शुरुआत करा दिया जाएगा उसका। ठीक है, अब किसी को भी वैलिड होना है तो कौन कौन सी कंडीशंस हैं। ठीक है, अगर वैलिडेशन फेज जो है उसको पास करना है तो कौन कौन सी कंडीशंस उसको फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, तो पहली कंडीशन है कि जो टीजे है, टीजे देखो टीआई जो अभी आया है, टीजे जो करके निकल चुका है। ठीक है, तो यानी कि अगर
टीआई अपना रीडिंग परफॉर्म करना चाह रहा है तो उसके केस में जो टीजे है जो उससे पहले आया था वो अपना राइट वाला काम करके चला गया है कि नहीं, ये चेक करो। ठीक है, नाउ सेकंड कंडीशन क्या होगी कि अब अगर टीआई को अपना राइट वाला काम करना है तो राइट वाला काम तभी वो करेगा जब तक टीजे जो है वो अपना राइट फेज कंप्लीट नहीं कर चुका होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ ये भी चेक होगा कि जो टीजे है यानी जो पहले था और जो टीआई अभी आया है उन दोनों का वर्किंग राइट वाला जो सेट है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा। ठीक है, या फिर टीजे का राइट सेट और टीआई का रीड सेट वो दोनों तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, ये सब चेक होगा इंटरसेक्टिंग वाला। ठीक है, तो इस तरह से होगा। नाउ कंडीशन 3 है वो चेक होगी कि टीआई जो है जो अभी आया है वो रीड फेज तब कंप्लीट करेगा जब से उससे पहले पहले टीजे जो है वो रीड फेज कंप्लीट ना कर ले, मतलब कि जब तक टीजे जो है अपना रीड फेज कंप्लीट करके हटेगा नहीं वहां से तब तक टीआई जो है वो अपना रीड फेज नहीं करेगा, या फिर उसके रीडिंग कंप्लीट करने से पहले ही टीआई को अपना रीड कंप्लीट करके बाहर आना होगा। ठीक है, और सेम उसका राइट सेट से भी होगा कि जो टी जे का राइट सेट है वो इंटरसेक्ट ना कर रहा हो टीआई के रीड और राइट सेट से। ठीक है, यानी कि कोई डर्टी रीड या फिर लॉस्ट अपडेट पॉसिबल ना हो। तो 3 कंडीशंस होती हैं सिंपली, इसमें रीड और राइट सेट कंपेयर होते हैं कि कोई कहीं से इंटरसेक्शन तो नहीं कर रहा, ये एक चीज। और इसमें यह भी एक किया जाता है कि जब तक टीआई यानी जो अभी आया है वो अपना रीड फेज तभी कंप्लीट कर पाएगा, मतलब कि उसको अपना रीड फेज तभी कंप्लीट करके चले जाना होगा जब तक ओल्डर वाला अपना कर रहा है। ठीक है, और राइटिंग अगर उसको परफॉर्म करनी है तो टीजे जब तक अपना राइट फेज कंप्लीट नहीं कर सकता तब तक हमारा जो टीआई है वो अपने राइट फेज में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हैं। फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि अगर टीआई जो है वो बिगिन हो गया, अपने रीड फेज में है, रीड कर रहा है अपना। ठीक है, अब फिर वो वैलिडेशन फेज में जाएगा यानी चेकिंग होगी। ठीक है, अब वैलिडेशन जो है वो पास हुए कि नहीं, अगर वैलिडेशन पास हो गया यस तो अपने राइट फेज में चला जाएगा, अभी तो रीड फेज में था। ठीक है, और अपना राइटिंग करके कमिट हो जाएगा। लेकिन अगर वैलिडेशन फेज जो है उसका फॉल्स हो गया या फिर वो कॉन्फ्लिक्ट उसमें निकल गया तब उसको अबॉर्ट कर दिया जाएगा और फिर से रोल बैक कर दिया जाएगा अपने, मतलब अपने स्टार्टिंग में रोल बैक कर दिया जाएगा, मतलब उसने जो भी अभी यहाँ पर टेम्परेरी वर्क कर रखा होगा उसको भी सेव नहीं कराया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसको रीस्टार्ट करा दिया जाएगा नए नए टाइम स्टैम्प से। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा अच्छे से वो देखते हैं। T1 का टाइम स्टैम्प है 100, जो कमिट होना चाह रहा है T2 के बाद उसका टाइम स्टैम्प है 80। ठीक है, एंड जो 80 वाला है वो ऑलरेडी कमिटेड है। नाउ T1 का जो रीड सेट है T1 का जो जिसको उससे रीड करना है, तो डेटा ए डेटा बी को उसको रीड करना है, और राइट सेट क्या है C। ठीक है, T2 का राइट सेट था B और D, मतलब कि इसका जो अब देखो T1 का राइट सेट ये है और इसका B एंड D है। ठीक है, कंडीशन चेक होगा कि जो T2 है फिनिश राइट फेज बिफोर T1 फिनिश रीड फेज, मतलब कि T1 के रीडिंग कंप्लीट होने से पहले ही T2 को अपना राइटिंग परफॉर्म करके चला जाना होगा। ठीक है, यानी कि उसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। बट अब देखो कि जब देखा जाएगा T2 के राइट सेट को और T1 के रीड सेट को, तो उसमें जब इंटरसेक्शन होगा तब उसमें निकल के आया B, यानी कि B निकल गया, वो एम्प्टी सेट नहीं है। तो जब अगर वो इंटरसेक्शन निकल गया तब कहने का मतलब कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ठीक है, तो जो T2 है वो B को रोड कर लेगा अपना, एंड T1 रीड B और T1 रीड भी करेगा उसी टाइम पे, यानी कि इंटरसेक्शन में निकला है B, यानी कि रीडिंग भी T1 कर लेगा और राइटिंग भी T2 कर लेगा, तो दोनों एक ही चीज पे हो जाएंगे। तो ये फेल, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो इसीलिए T1 को फिर से नए टाइम पे स्टैम्प के साथ रीस्टार्ट कराया जाएगा। ठीक है, अब सक्सेसफुल कब होता है, जब T1 जो है वो 100 का है। ठीक है, और TS मतलब T2 जो है उसका 80 का टाइम स्टैम्प है। T1 का रीड सेट है A और C, T2 का राइट सेट है B और D। ठीक है, तो यानी कि अब इसमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, ना रीड सेट राइट सेट से कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, कोई भी सेम डेटा जो है वो नहीं है वहाँ पे। ठीक है, यानी इंटरसेक्शन जो है इनका वो फाइन निकल रहा है, यानी कि एम्प्टी सेट। तो यानी कि जो भी T2 लिखेगा वो T1 रीड नहीं करेगा, तो यानी कि पास हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और अब T1 जो है अपना राइट फेज करके कमिट हो जाएगा। ठीक है, ना इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हुए
कि इसमें कोई लॉकिंग नहीं हुआ तो यस ओवरहेड नहीं हुआ, डेडलॉक भी नहीं आया, एफिशिएंट है, ठीक है, और इसमें ट्रांजेक्शन जो है फ्रीली होंगे और फास्ट होंगे, ओके। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है? देखो अगर सिर्फ रीडिंग का काम होता तब तो जो हमारा ये वैलिडेशन प्रोटोकॉल है ये बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा, लेकिन अगर जिसमें राइट वाला काम ज़्यादा है तो उसमें हमेशा क्या होता रहेगा, जैसे राइटिंग वाला काम है और इंटरसेक्शन, अगर देखो सेम दो ट्रांजेक्शन है, राइटिंग परफॉर्म कर रहे हैं सेम डेटा पे, तो इंटरसेक्शन के होने के पॉसिबल चांसेस हैं। तो जब इंटरसेक्शंस होते रहेंगे तो एबॉर्शंस होते रहेंगे, रीस्टार्ट होता रहेगा, रोल बैक होता रहेगा, तो जितना भी ट्रांजेक्शन अपना टेम्परेली लोकली उसने कर रखा होगा वो भी वेस्ट, यानी कि लॉट ऑफ कंप्यूटेशन जो है वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये डिसएडवांटेज है, वेस्ट ऑफ द टाइम इज द डिसएडवांटेज। प्लस अगेन अगर कोई हाई कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियो है तब ये कुछ करा ही नहीं पाएगा, वहाँ पे ये स्टक हो जाएगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होता है तब ये सबको रोल बैक करा देता है। तो अगर हाई कॉन्फ्लिक्ट सिनेरियोज हैं तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे तो ये बार बार सबको रोल बैक कराते रहेगा, तो उसके लिए ये सुटेबल नहीं होगा, ठीक है। अब कंपैरिजन देख लेते हैं तीनों मेथड्स के। लॉकिंग में जो मेथड था जिसमें हम लॉक लगाने, मतलब जो जिस भी डेटा को हमें काम करना था उस डेटा पे लॉक लगाना था, तो उससे डेडलॉक आ सकते हैं, क्योंकि अगर हमने लॉक लगा रखा है और दूसरे पे लॉक के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो ना ही हम अपना लॉक इस वक्त छोड़ेंगे और उसके लिए रिक्वेस्ट करते रहेंगे। नेक्स्ट अगर ट्रांजेक्शन है जिसपे हमने लॉक लगा रखा है, अगर उसको हम छोड़ ही नहीं रहे तो इनफाइनाइट वेट हो गया वो और ये एक पूरा लूप बन गया, तो वहां से डेडलॉक आ जाएगा। टाइम स्टैम्प पे डेडलॉक नहीं होता है, वैलिडेशन में भी नो डेडलॉक, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है। लॉकिंग जो है कैसे करता है, ब्लॉक कर देता है तो वेट कराने के लिए कह देता है, मतलब कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो ये सिंपली लॉकिंग में क्या होगा कि भाई वेट करो जब तक वो कॉन्फ्लिक्ट हट नहीं जाता, ओके। टाइम स्टैम्प में क्या होगा कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल किया जाता है, सिंपली ये अबॉर्ट कर देता है, जिस भी विक्टिम की वजह से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उस विक्टिम को ही ये अबॉर्ट कर देगा, टाइम स्टैम्प में ये होता है। इसमें क्या होता है, एकदम लास्ट में चेक किया जाता है कि कौन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा और कौन कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट करेगा, तो जो क्रिएट करेगा यानी जो इनवैलिड होगा उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है, लास्ट में होता है ये, ठीक है। ओवरहेड देखते हैं, तो इसमें लॉक मैनेजमेंट के लिए पूरा डेटा अपना सेव करके रखना होगा कि इस ट्रांजेक्शन ने इतने लॉक्स लिए हैं, इतने उसको लेने हैं, इसके लिए वेट कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा लॉक मैनेजमेंट इसको देखना पड़ेगा। इसमें ओवरहेड क्या है, इसमें इतना ओवरहेड है कि बार बार टाइम स्टैम्प को कंपेयर किया जाएगा कि उसका राइटिंग टाइम स्टैम्प कितना है, उसका रीडिंग टाइम स्टैम्प कितना है, राइटिंग रीड से बड़ा है या रीडिंग राइट से छोटा है जो अभी आए हैं उनका, ठीक है। तो ये पूरा कंपैरिजन में उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। कंपैरिजन में उसको ओवरहेड रहेगा कि कंपैरिजन करना है। इसमें इसमें क्या है, इसमें सिर्फ कब ओवरहेड होगा, जब कमिट करने का टाइम आएगा तब चेक होगा कि वैलिड है इनवैलिड है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ही ओवरहेड होता है। ये बेस्ट है राइट हैवी टास्क के लिए, यानी कि अगर बहुत ही बड़ी राइटिंग परफॉर्म करनी है, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन है, तो वहाँ पे लॉकिंग हेल्प कर देगा, ठीक है। ये जब कोई कॉन्फ्लिक्ट रेट्स जो है वो मिनिमम होती है, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट आने के चांसेस जो है वो कम है, तब ये काम करेगा। ये रीड हैवी के लिए काम के लिए आएगा, यानी कि सिर्फ रीडिंग परफॉर्म करनी है तब, एंड जहाँ जिस सिनेरियोज में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी रेट कम है तभी वहाँ पे ये वैलिडेशन जो है वो काम आएगा। स्टारवेशन लिंक रिस्क कितना हो सकता है, इसमें हम वेट करा रहे हैं लॉकिंग में तो स्टारवेशन होगा। टाइम स्टैम्प में क्या होता है, दो टेक्निक्स थी, बाउंडेड वेट और डाई, ठीक है। तो उससे क्या होगा, चांसेस कम होंगे स्टारवेशन के, ठीक है। उनको बार बार रोल बैक करने के लिए भेज दिया जाएगा तो उसमें कोई टाइम नहीं रहेगा। इसमें क्या होगा, मीडियम होगा, क्योंकि इसमें रिपीटेड अबाउट होंगे, जैसे ही वो आएगा इनवैलिड रोल बैक, फिर से आया इनवैलिड रोल बैक, तो इससे मीडियम स्टारवेशन होता है। इसमें सबसे कम होता है और इसमें होता ही है, ठीक है। So this was the unit 5 of the DBMS. Here our database management system ends.